वेलकम फ्रेंड्स। आज आप लोगों का फिर से एक बार संभव एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसका हर कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। आप लोग जो पिछले वीडियो में मुझे प्यार दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया है जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऋग वैदिक पीरियड के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आर्यंस भारत में कैसे कैसे आए हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे इतिहासकारों के मतों के बारे में भी बताया कि उनका क्या क्या मानना है कि आर्यंस के मूल स्थान कहाँ है और वो लोग किस रूट को फॉलो करके भारत में आए थे। ठीक है। तो कहा जाता है कि आर्यंस के द्वारा ही ऋग्वेद की रचना की गई है और ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। जैसे कि पता चलता है कि ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है और इसी साक्ष्य मतलब ऋग्वेद के आधार पे ही एक काल का नाम ही रख दिया जाता है, ऋग्वैदिक काल। ठीक है। और इसकी सारी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद क्या है, कैसे है, मतलब ऋग्वेद में किस चीज को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो चलिए हम लोग पहले ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। तो ऋग्वेद एक ग्रंथ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया है। ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, मतलब धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। इसको 1500 से 2000 1500 से 1200 बीसीई पहले का माना जाता है। इसमें ज्यादातर मत जो है वो मैक्स मूलर के मत से मिलता जुलता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मैक्स मूलर ने जो इनकी ईस्वी की जो तय की थी, इसी के कारण बहुत सारे विद्वानों का यहाँ से कंट्राडिक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो लोग सोचने लगते हैं कि ये जो आर्यंस हैं यही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अंत करते हैं और वहां पे अपनी सत्ता को एस्टेब्लिश करते हैं। यहीं से ऐसी मत स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को जरूर से जरूर देखें क्योंकि वहां से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट बिल्ट होगा कि क्या चीज कैसे कैसे हुआ। ठीक है। ऋग्वेद जो है वो 10 मंडल में बटा हुआ है। 10 मंडल आप लोग डायरेक्ट समझ लीजिए मोटे भाषा में कि 10 बुक में बटा हुआ है। ठीक है। इसमें 1028 हाइम्स हैं जिसको हम लोग सुक्त भी कहते हैं। 1028 हाइम्स हैं जिसको सुक्त भी कहते हैं। इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट वाला मतलब ये जो 10 मंडल है, इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट मंडल है वो 2 और 7 मंडल है। लेकिन आप किसी भी ग्रंथ को देखें तो ओल्डेस्ट तो फर्स्ट होना चाहिए ना। तो ये जो है वो समय के साथ रचना नहीं हुई और फर्स्ट ग्रंथ मतलब फर्स्ट वाला जो मंडल है उसमें बहुत सारी एडिटिंग हुई है समय के साथ। ठीक है। इसलिए फर्स्ट नहीं, सबसे ओल्डेस्ट मंडल जो है वो 2 और 7। और जैसे सबसे ओल्डेस्ट मंडल है तो ये सबसे छोटा बुक है, मतलब ये सबसे छोटा शॉर्ट बुक है। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मंडल को 10 बुक्स मान लो और इसमें 2 और 7 मंडल्स जो है सबसे ओल्ड हैं। तो ये सबसे छोटे होंगे, लेकिन जो सबसे लास्ट में जिसमें ज्यादा एडिटिंग हुई है वो तो बड़ा होगा। तो सबसे ज्यादा एडिटिंग भाई साहब फर्स्ट मंडल और 10th मंडल में हुआ है। और ये सबसे यंगेस्ट मतलब मतलब जवान नया मंडल है और ये सबसे बड़ा बुक भी है। ठीक है। ये सबसे बड़ा मंडल है। ओके। मंडल को डिवाइड किया जाता है सुक्त में। ठीक है। और इसमें जो 10 मंडल है उसमें क्या क्या है इस बात को जानना बहुत जरूरी है और किन्होंने इसकी रचना की है। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ मंडल है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो मैंने इसे यहाँ मेंशन कर दिया। 9th मंडल जो है उसमें सोम के बारे में चर्चा है। ठीक है। और 10th मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में चर्चा है। पुरुष सूक्त जो है उसमें कहा गया कि मतलब इसमें बताया गया है कि एक परम पुरुष हैं, उनके मुख से मतलब वर्णों का जो उद्भव हुआ है इन्हीं से हुआ है और उनके मुख से जो है वो आपको ब्राह्मण आए हैं, पूजा से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र आए हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन 10वें मंडल में सिर्फ पुरुष सूक्त ही नहीं है, 10वें मंडल में नदी सूक्त भी है। और अदर जो ऋग ग्रंथ है मतलब ऋग्वेद में ही 31 नदियों का उस समय का उल्लेख मिलता है। तो उस समय 31 नदियां थी जिसमें इसमें 25 नदियां मतलब कि वर्णन है ऋग्वेद में। और इस नदी सूक्त में जहाँ पे सिर्फ पुरुष सूक्त दिया गया इसमें नदी सूक्त भी है
जिसमें 21 नदियों का उल्लेख आप लोगों को मिलता है। फिर ऋग्वेद के जो है वो 5 ब्रांच है, 5 ब्रांच है, और इस 5 ब्रांच का नाम है साकल, वास्खल्य, आश्वलायन, सांखायन और मांडुकी। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, पांचों ब्रांच। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। कौस्तकी, ऐत्रेय और सांखायन। सॉरी, यहाँ समखायना लिखा गया, सांखायन होगा, आप लोग ठीक से। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ऋग्वेद को जानने के लिए उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों के द्वारा कुछ ग्रंथों की रचना की गई, जिससे हम लोग ऋग्वेद को बहुत आसानी से समझ सके। अभी आप लोग मूलभूत इस तरह से समझे, ठीक है। आगे इस पे बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें थोड़ा सा कहीं कॉन्सेप्ट तो नहीं, ठीक है, चलिए, बचा हुआ नहीं, मैंने सारी बात बता दी। अब इसमें मैंने जैसे कि बताया कि 10 मंडल है, 10 मंडल किनके द्वारा लिखी गई है, कैसे कैसे लिखी। तो फर्स्ट मंडल जो है वो अनेक ऋषियों के द्वारा लिखी गई। मैंने जैसे कि बताया था कि फर्स्ट मंडल जो है वो सबसे लास्ट में लिखा गया है। इसका मतलब है कि इसमें एडिटिंग हुई, और एडिटिंग होगी तो भाई साहब बहुत सारे लोग आएंगे, एक ही लोग तो नहीं आएंगे, कहेंगे अरे मैंने भी लिखा, मैंने भी लिखा। तो इसमें अनेक ऋषियों के द्वारा इसको लिखा गया है। जबकि द्वितीय मंडल जो सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट भी है, 2 और 7, 2 और 7 सप्त, ये सबसे ओल्डेस्ट वाले मंडल हैं। तो इसमें क्या है, ओल्डेस्ट वाले हैं तो ये बड़ा है, तो इनका हम लोगों को नाम आराम से मिल जाएगा। तो दूसरा मंडल जो है वो गृत समद एक ऋषि हैं, उनके द्वारा लिखा गया। तृतीया जो है वो विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया, ये तो इनके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते भी हैं। चतुर्थ मंडल वामदेव, पंच मंडल अत्रि के द्वारा, और छठा मंडल भारद्वाज के द्वारा, सप्तम मंडल वशिष्ठ ऋषि के द्वारा लिखा गया है। और अष्टम मतलब उसमें कन्नव और अंगिया के बारे में वर्णन है। नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है, और ये सोम से आप लोग यहाँ देवता भी है, और आप लोग सोम एक पेय पदार्थ भी थे ऋग्वेद काल में, उनका भी यहाँ पे जिक्र है, ठीक है। 10वां मंडल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सूक्त और नदी सूक्त का वर्णन है, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें क्या क्या सब है। फर्स्ट हम लोग जानना ये जरूरी है कि ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, रिलीजियस मतलब वहाँ धार्मिक स्थिति क्या थी, लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं ना, तो ऋग्वैदिक पीरियड को समझना बहुत आसान है। आप अंदाजा पे बोल देंगे कि सर इस तरह की घटना वहाँ हो गई होगी, हुई होगी, ठीक है। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, और आप लोग ध्यान से थोड़ा सा समय दीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ऋग्वेद जो है वो कहा जाता है कि आर्यों के द्वारा लिखी गई है, तो इसकी जो सबसे आरंभिक जानकारी ऋग्वेद से मिली है, और इसी के नाम पर ऋग्वैदिक पीरियड भी डाला गया है। तो आर्यों की जो आरंभिक इतिहास की जानकारी है उसका मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आर्य कहाँ थे, सप्त सैंधव प्रदेश, तो उसके बारे में मैंने अच्छे से वर्णन किया है, आप लोग वीडियो जरूर देखें। अब सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियों में सिंधु, सरस्वती, सुतरुदी, सतलज, सुतरुदी सतलज नदी को ही कहा जाता है, विपाशा, पुरुषनी नदी, वितस्ता, अस्कनी। तो ये जो नदी है इनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ ये नदी कहाँ पे है। यहाँ देखिए, आपको ये है सप्त सैंधव प्रदेश, मैंने जो गोला किया है, देखिए यहाँ आपको इंडस मिल जाएगा, मतलब सिंधु नदी, वितस्ता जिसको झेलम कहते हैं, अस्कनी चेनाब नदी, पुरुषनी नदी, रावी नदी, ठीक है। ये देखिए ये वाला रीजन जो है सप्त सैंधव रीजन है। और आज का ये रीजन जो है आप देखिए, ये हरियाणा, पंजाब और कुछ मतलब ज्यादातर पाकिस्तान वाला रीजन जो है यही सप्त सैंधव प्रदेश है। तो कहा, बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि सबसे पहले आर्य आकर यहीं रुके, और आज भी कहा जाता है। और यहाँ रुके क्यों होंगे, क्योंकि ये मैदान बहुत उपजाऊ है, आज भी बहुत उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ नदियां हैं, इरिगेशन मेथड बहुत आसानी से इन लोगों को पानी मिल जाता है, भूमि बहुत उपजाऊ है, तो रुकेंगे ही आर्य यहाँ पे, क्योंकि इनको जैसे ही अपने पशु लेकर आए होंगे तो इनके पास बहुत सारा जंगल का खाना पीना सब यहाँ उपलब्ध हो जाता होगा आराम से, तो ये लोग यहाँ रुक गए होंगे। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, यहीं पे थे हम लोग, सॉरी।
तो सिंधु नदी, सरस्वती। हाँ, इसमें जो सबसे आर्यों का जो सबसे पवित्र नदी जिनको माना गया है वो नदी है सिंधु नदी। और दूसरा जो है सबसे पवित्र नदी माना गया उनको सरस्वती नदी। इनको नदीतमा भी कहा जाता है, नदी की माता, सबसे प्रमुख नदी की संज्ञा इनको दी गई है। इसमें आपको मैं नदियों के जो कुछ प्राचीन नाम है और कुछ आधुनिक नाम है ये आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो आप लोग ये यहाँ से एक बार थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दें और याद कर लें। और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कीजिए। पुरुषनी रावी नदी को, देखो एक चीज इसमें याद करने का मैंने ट्रिक बनाया था। रवि, रावी, रवि, रवि क्या है? पुरुष है। तो रवि पुरुष है तो मतलब पुरुषनी नदी का नाम रावी नदी था। ठीक है, सॉरी रावी नदी है। ओके। सुत्रुदी तालव्य, इससे आप याद कीजिए। तो सुत्रुदी सतलज। अश्कनी चेनाब, अश्कनी चेनाब। वितस्ता, जब बीतेगा तो झेलना पड़ेगा ही, ऐसे करके मैंने याद किया था। जब बीतेगा तो आपको झेलना पड़ेगा ही, तो वितस्ता झेलम नदी। ठीक है। विपाशा ब्यास, गोमती, गोमल, कुंभा या काबुल। ठीक है। सदा नीरा, इस नदी का बहुत उल्लेख है। सदा नीरा गंडक जो कि बिहार में बहती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस पे जिस पे मैंने लाइन किया है वो आपको याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। इंडस तो आप लोग को पता ही है, सिंधु नदी इन्हीं के नाम पर, फिर इंडस, इंडस, इंदू, इंदू करके इंडिया बन गया और हिंदुस्तान भी बन गया इंडस रिवर करते करते। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग ये नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान ये मैंने बता दिया, दो नदियों के बीच का प्रदेश ब्रह्मवर्त कहलाता है। अच्छा, ये नदी जो है, 1 मिनट यहाँ दिखाता हूँ मैं आप लोग को। सरस्वती और द्वितीय नदी, सरस्वती नदी, और ये यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सरस्वती और द्वितीय नदी के बीच का एरिया जो है, इसी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवर्त कहा जाता है। ओके। अब आगे हम लोग चलते हैं। महर्षि, संपूर्ण भारत आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। आर्यावर्त मतलब बेसिकली है गंगा और यमुना का दोआब। तो भाई साहब ये वाला देखिए, गंगा और यमुना, यमुना आज भी दिल्ली होकर बहती है, और इसी रीजन को आर्यावर्त कहा गया है। ठीक है। और मैं बहुत सारी बात मैं पहले बता देता हूँ, इसलिए मैं पीपीटी बना कर रखा हूँ। जहां जाता हूँ मतलब एक ही बात 2-3 बार रिपीट ना हो जाए, इसलिए मैंने पीपीटी बना लिया है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुने, और अगर 1-2 बार बोल दूं तो उसे प्लीज लिसन कर लेना अच्छे से, क्योंकि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको याद होना ही है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। मैंने जैसे पहले बताया था, वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख है, ऋग्वेद में 25, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त जहाँ पे है उन्हीं में नदी सूक्त भी है, जिसमें 21 नदियों का वर्णन है। देखिए मैंने यहाँ पहले ही आपको बता दिया, और फिर यहाँ पीपीटी में। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, मैं वहीं बता दिया था। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है, और इनको देवीतमा भी कहा जाता है, मतलब मातेत्मा भी कहा जाता है और नदीतमा। ठीक है, देवीतमा, मातेत्मा, नदीतमा तीनों ही सरस्वती नदी को कहा जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार वर्णन है, जबकि यमुना नदी का 3 बार वर्णन है। अब ये क्यों हुआ होगा मैं बताता हूँ। ऐसा आप देखिए कि आर्य यहाँ से आ रहे होंगे, ये पाकिस्तान वाला हरियाणा वाला रीजन होते होते, तो उनको पहले मिला होगा यमुना नदी। तो जैसे उनको यमुना नदी मिला, जैसे इनकी पहले सिंधु नदी मिली, तो सिंधु को सबसे पवित्र माने, तो इस रीजन से आते आते इनको पहले मिला यमुना नदी, इसलिए ये यमुना का ज्यादा बार उल्लेख किए होंगे। गंगा फिर मिली तो उनको कम बार उल्लेख किया, तब तक उत्तर वैदिक काल ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात हुई होगी। ठीक है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की एक चोटी का वर्णन है, जिसको मूंजवंत कहा जाता है। और ये बात मैंने डायरेक्ट यहाँ नोट कर दिया है, क्योंकि ये मैंने एक एग्जाम में देखा था, तो इसको मैंने यहाँ पे नोट किया है। ओके, आप भी इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। अगर हमें राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चल जाएगा
तो हम सामाजिक स्थिति और हम उस सोसाइटी के बारे में अच्छे से जान पाएंगे कि उस सोसाइटी में आखिरकार चल क्या रहा था। तो हम लोग इस पे अच्छे से ध्यान देते हैं। किसी भी टॉपिक का आपको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखिए ही, और अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए। और मैं अगर इस पे भटक गया तो फिर किसी और टॉपिक पे जाऊँ तो ज़्यादा बताने लगूंगा, तो मैं टॉपिक पे रहता हूँ। लेकिन आप ये 4-5 जो देखने का तरीका है इसको प्लीज़ अपने अंदर डेवलप कीजिए, और इसमें इस तरह से देखने की कोशिश, किसी भी टॉपिक का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस कंटेक्स्ट में उसको देखिए कि आखिर क्या हुआ। तभी आप किसी भी चीज को, किसी भी समय, किसी भी काल के बारे में अच्छी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इसकी राजनीतिक स्थिति को देखेंगे कि उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो मैंने जैसे आपको एक ही बार चल के नहीं आ गए, वो वेव बनाकर आए, कबीला दर कबीला धीरे धीरे आए। तो जैसे कुछ आर्य जो सबसे पहले आ गए होंगे वो बस गए होंगे, और बस गए होंगे तो क्या हुआ होगा, ग्राम बन गया, क्योंकि अब उनको तो वहाँ सप्त सैंधव प्रदेश में जो मैंने बताया कि जमीन उपजाऊ है, तो वो वहाँ रहना शुरू कर दिए। जब तक वो बढ़ना चाहते होंगे एक नया अनाज आ जाता होगा कि हाँ भैया ये लीजिए भोजन तैयार है, तो भाई भोजन मिल ही रहा है, पशु को वो चारा मिल ही रहा है, तो कहाँ क्यों जाएं, तो इसलिए वो लोग यहाँ ठहर भी गए होंगे, और धीरे धीरे ग्रामीण स्थिति उत्पन्न हो गई होगी। ओके, तो ऋग्वैदिक समाज जो है वो कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था और ग्रामीण हो गया था। इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऋग्वैदिक लोग जनों और कबीलों में विभक्त थे। अब ये जन क्या होता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। ये जन जो है बहुत सारे गांव को मिलाकर जन बना था, और कबीला तो आप लोग जानते ही हैं, आज भी कबीला कहीं कहीं है, मौजूद है। कबीला का एक राजा होता था जिसको हम लोग गोप कहते थे। ठीक है, गोप कहते थे। आर्यों की पंचजन के बारे में बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है, और इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। ये 5 जन जो थे आर्यों के, वो थे अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस तथा यदु। ठीक है, ऋग्वेद काल में राज्य का मूल आधार कुल था, और इस कुल कुल का मतलब हुआ परिवार, और इस परिवार का जो हेड होता था उसको कुलुप कहते थे। सॉरी, यहाँ लिखा हुआ कुलुप कहते थे, और गृहपति कहते थे। देखिए, कुलुप कहते थे, कबीलाई व्यवस्था थी, ग्राम थे। तो आप गांव में देखिए, आज भी जो परिवार के सबसे मुख्य सदस्य हैं वो पिताजी हैं, दादाजी हैं, मतलब पितृसत्तात्मक परिवार है। उस समय भी पितृसत्तात्मक परिवार था, मतलब घर का जो हेड होगा वो कोई पुरुष सदस्य होगा। माता जी की स्थिति अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बट जैसे ही मान लीजिए वो वाली बात हुई कि युद्ध होते रहता था, पशु की चोरी होती रहती थी, तो इसलिए मतलब पुरुष की थोड़ी इसमें ज्यादा बात की गई है कि उनको ही पितृसत्तात्मक समाज था, और परिवार का जो हेड होता था वो पुरुष ही होते थे। ठीक है, पुरुष में पिताजी होते थे या बड़ा भाई होता था। ठीक है, और फिर कुल, बहुत सारे परिवार जब मिल जाएंगे एक साथ तो क्या बनेंगे, ग्राम का निर्माण होगा। आज भी जो हमारा गांव है बहुत सारे परिवार को मिलाकर बना है, तो गांव और ग्राम। ठीक है, तो गांव कुल को मिलाकर क्या बनता है, ग्राम, और ग्राम के हेड को हम लोग कहेंगे ग्रामनी। ग्रामनी होते थे। ठीक है, और अनेक ग्राम मिलकर क्या बन जाता था, विश्व बन जाता था, और विश्व के जो हेड होते थे उनको विश्वपति कहा जाता था। विश्व से जन बनता था, विश्व से जन बनता था, जो कबीला संगठन था। ठीक है, इसका प्रधान प्रमुख जो होता था जनपति होता था। अब इस समय की आप राजनीतिक स्थिति को देखिए कि लोग को ताकत कैसे कैसे मिल रहा है, मतलब किसकी कितनी सत्ता में भागीदारी है, कितना हेड है। ठीक, परिवार कुलुप, मैंने बताया परिवार का हेड कुलुप, कुलुप ग्राम, गांव का हेड ग्रामनी, और फिर गांव मिलाकर विश्वपति बनते हैं, विश्व के हेड मतलब विश्व बनते हैं, विश्व के हेड विश्वपति। अब इनके बीच और जन के बीच एक दिमाग वाला आदमी आया, ब्राह्मण खास करके उस समय थे, जो कि बुद्धि देते थे, उनको कहा जाता था पुरोहित। ये ज्यादातर प्रधानमंत्री पद पे रहते थे। फिर आगे चलेंगे तो चाणक्य के बारे में भी जानकारी आप लोगों को देंगे, राजा, और उसके बाद राजा होता था। यहाँ पे बहुत सारी जानकारी है, पीपीटी में मैं लिखा हूँ, तो लाइन बाई लाइन आप लोगों को बताता हूँ। ओके, आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये दशराग युद्ध के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये दशराग जो है वो पुरुषनी नदी, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देख रहे होंगे पुरुषनी नदी, इस तट पर एक युद्ध लड़ा जाता है जो आर्य
और अनार्यों के बीच में लड़ा जाता है, कहा ऐसा जाता है। लेकिन बहुत सारी इस पे कंट्राडिक्शन है, तो आप इतिहासकार के व्यू से देखें तो इसमें बहुत सारी कंट्राडिक्शन है। कोई कहता है कि 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच में लड़ा गया, तो इस तरह की बातें हैं बहुत सारी। मत मैं जहां तक पढ़ा हूं मुझे पता है। तो इसमें क्या होता है, 5 आर्य मतलब इसमें होते हैं एक तरफ से जो राजा होते हैं, दशहरा युद्ध, हाँ, एक तरह से जो राजा होते हैं, हाँ यहाँ आ गया, रावी नदी के तट पे लड़ा जाता है, और उधर से जो युद्ध होते रहता है उसमें क्या होता है, 5 आर्य जन शामिल होते हैं और 5 अनार्य जन बनाकर 10 का एक गुट बनाए होते हैं। और एक तरफ से सिर्फ लड़ रहे होते हैं भरत जन के राजा सुदास, ठीक है। भरत जन के राजा सुदास इन 10 से लड़ते हैं और ये विजय हो जाते हैं। और कहा जाता है इन्हीं के नाम पे भारतवर्ष का भी नाम भारत पड़ा था, ठीक है। और इसमें सुदास का जो है वो विजय हो जाता है। इस प्रकार अब हम लोग देखते हैं कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई कैसी कैसी थी। तो इनकी प्रशासनिक इकाई मैंने आप लोगों को बता दी है, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, इसमें इनकी प्रशासनिक इकाई बटी हुई थी। ये शासन प्रणाली जो थी, ये राजतंत्रात्मक प्रणाली भी थी और गणतंत्रात्मक प्रणाली भी थी। अब ये राजतंत्रात्मक प्रणाली कैसे हो सकती है और गणतंत्रात्मक प्रणाली कैसे हो सकती है, तो भाई साहब ये गांव है, गांव का मुखिया आज भी हर लोगों के मत से, मतलब गांव का हर लोग नहीं, ज्यादातर परिवार जो, मतलब आर्यों की बात, मतलब ऋग्वैदिक काल की बात करें तो कुलुप, ज्यादातर गांव के जो मतलब परिवार के हेड हैं उनसे मुखिया का कांटेक्ट है भाई साहब। तो ये राजतंत्रात्मक भी हो सकता, सॉरी, गणतंत्रात्मक भी हो सकता है, सारे परिवार के कुलूप का मत लिया जा रहा है। और और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि कुछ आर्य तो अभी भी आ ही रहे हैं ना, कबीला बनाकर धीरे धीरे लड़ रहे हैं या धीरे से आके बैठ जा रहे हैं, हाँ भाई साहब हैं, चुपचाप हैं। तो इस तरह से आ रहे हैं, तो राजतंत्रात्मक भी है, क्योंकि जो ग्राम बस गए हैं तो उसका एक हेड हो गया, तो एक राजा टाइप का भाव प्रकट होने लगता है, और ऋग्वेद में ऐसा वर्णन भी है। तो उनसे राजतंत्रात्मक प्रणाली का थी मिलता है हम लोगों को, और गणतंत्रात्मक की लोग खुद ही राजा को चुन रहे थे, ठीक है। राजा का जो मुख्य कार्य होता था, ये होता था क्या, अपने कबीलों को मतलब सुरक्षा प्रदान करना, ऐसा युद्ध लड़ना। ऐसा नहीं कि आप जो है वो लोगों के हेड है, मतलब आप जमीन के हेड नहीं है, आपका कार्य है अपने कबीला का हेड रक्षा करना, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम को सुनना आपका काम है, युद्ध लड़ना, आप जमीन के मालिक नहीं है, ठीक है। इस काल में जनतंत्रात्मक संस्थाओं का विकास हुआ, जिसमें सभा, समिति और विद्वत, ये जो सभा और समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया, यूजीसी नेट का सेकेंड टॉपिक है, तो इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया है। सभा और समिति और विद्वत, विद्वत जो है ये सभा समिति दोनों के मिलकर सबसे प्राचीन संस्था है, ठीक है। सभा इसमें उच्च वर्ग की है, समिति में सभी लोग शामिल हो सकते थे, सभा में स्त्रियां भाग लेती थी, विद्वत में भी स्त्रियां भाग लेती थी, समिति में ही राजा का चयन किया जाता था। ऋग्वेद काल में महिलाओं का भी राजनीति में भाग लेती थी, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सभा और विद्वत में स्त्रियां भाग लेती थी लेकिन समिति में भाग नहीं लेती थी। इस टॉपिक का बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोग एक बार देखिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि सामाजिक स्थिति बताऊं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पास मैं लेके आऊंगा ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मेरे साथ बने रहने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग संभव एजुकेशन में एक साथ रहें, और जैसे जैसे आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और लाइक मत कीजिए, बिल्कुल शेयर भी मत कीजिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, और कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने के लिए रेडी हूँ। एक बार आप पूछ के तो देखिए। थैंक यू सो मच।